वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे केवीएस मदन सर का 8 एडिशन का जो हम लोग किताब पढ़ रहे थे पेपर 1 के लिए। उसमें हम लोग आज देखेंगे यूनिट 5 जो कि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपके 10 मार्क्स होते हैं। इसमें जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आते हैं वो काफ़ी इजी तरीके से आते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते हैं तब हम लोग को मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना पड़ता है। अगर आप पीएचडी करें मैथमेटिक्स में या फिर साइंस के दूसरे किसी सब्जेक्ट में, तब आपको मैथमेटिक्स करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं करना पड़ता है। हम लोग को सिर्फ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और बाकी हम लोग को सॉफ्टवेयर बता दिया जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज़ करना है, और उसी में से हम लोग जो मैथमेटिक्स है उसका फॉर्मूला दे देते हैं और वो अपने से कैलकुलेशन करते हैं। पर यहाँ पर हम लोग को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बहुत ही बेसिक मैथ को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम लिए, ये हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है कि आप ये सॉल्व कर लोगे तो और कोई प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर का अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिंग का क्लास में जा सकते हो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस लेक्चर की पीडीएफ को। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए दूसरे मेरे सारे वीडियोज़ के जो इस सीरीज में मैंने किए हैं, उसके आप भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो चलिए इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे हम लोग, वो है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अगर बताया जाए तो ये जैसे नंबर सीरीज एक दिया जाता है 1 2 3, तो उसके बाद बता दिया जाता है एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हो कि एक्स यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स आपका 4। तो ऐसे आपका नंबर सीरीज कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। या फिर दूसरा एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें दे दिया जाता है, मान लीजिए 1, उसके बाद दिया गया 4, उसके बाद दिया गया 8, उसके बाद दिया गया 16, फिर 25। फिर आपको पूछा जाता है इसमें ऑड वन कौन सा है, इसमें ऑड वन आउट करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑड वन आउट होगा आपका 16। तो क्यों ये ऑड वन आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 2, यहाँ पर 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर अगर 4 का देखें, 4 का स्क्वायर है 16, फिर 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ पर मेरा ऑड वन आउट क्या हो गया, तो फिर आ गया मेरा 8। तो ये होता है आपके नंबर सीरीज। तो चलिए कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको देखिए, फाइंड द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 644 से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग में आपका 14 दिया हुआ है। तो हम जब भी क्वेश्चंस को लिखेंगे तब ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे कि आसान चीज सबसे पहले हो, ताकि हम लोग मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जल्दी से सॉल्व कर सके। दूसरा एक चीज आपको बता दूं, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे अपने साथ एक पेन, एक ब्लू पॉइंट पेन, जो आप बॉल पेन ज्यादा अच्छा होगा, एक पेन ले लीजिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ऐसे एक शीट दिया जाएगा, एक रफ शीट दिया जाएगा, उस पर आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5। आपको जब शीट दिया जाएगा आप 5 नंबर्स लिख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ये जो नंबर्स है ये किन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, आपके क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपका पहला जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो 29 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 29। नंबर सेकंड कौन सा है, 30। नंबर 3 कौन से क्वेश्चन में है, 33। तो ऐसे करके आप नंबर पहले से लिख लीजिए, पहले से अरेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख देंगे। 14 है, 24, 44, 84, फिर है मेरा 164,328, फिर है 644। तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो इनमें हम रिलेशन सबसे पहले कैसे देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे माइनस करके। तो 14 से 24 अगर माइनस करूँ तो कितना आ रहा है मेरा 10। 24 से 44, 44 से 24 करूँ तो 20। 44 से 84 अगर माइनस करूँ तो कितना आ रहा है 40। 84 से 164 अगर करूँ तो फिर ये आ रहा है मेरा 0 और 8। अब 164 से 328 माइनस करना पड़ेगा, 38 माइनस 164, यहाँ पर आ गया 4 6 6 12 164। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो रहा है। 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। अब 80 इंटू 2 कितना होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए 160। तो सीरीज कौन सा ब्रेक कर रहा है, तो फिर 328। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज अगर देखें तो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे। 3 2 11 14 27 54 51 और फिर है एक्स। एक सेकेंड हम लोग साउंड को एक बार चेक कर लेते हैं कि साउंड आपका क्लियर है कि नहीं।
यहाँ पर जाते हैं। हेलो हेलो, चलिए साउंड आपका पूरा क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है, कि दो नंबर्स एक साथ मिला दिए गए हैं और दोनों अलग सीरीज है। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 11 है। देखिए, पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, या फिर अगर पहले कम हो फिर ज्यादा हो, ऐसा अगर कोई सीरीज फॉलो कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स का सीरीज दिया गया है। तो पहले हम लोग दोनों सीरीज को अलग कर लेंगे। 3 11 11 और 27 27 और 51। फिर ऊपर का सीरीज देखेंगे 2 और 14 14 और 34 34 और x। तो 2 और 14 को अगर 2 और 14 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब 14 और 34 का अगर माइनस करें तो ये आ गया 0, 3 - 1 2। अब 34 से x का रिलेशन देखना होगा। चलिए नीचे का करते हैं। तो 11 से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8 8 9 10 11। फिर 27 से अगर 11 को माइनस करेंगे, इसका आ गया 6, ये आ गया 1। फिर 27 से 51 को माइनस करेंगे तो ये 4 5 कट गया, 4 - 2 2 24। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रिलेशन क्या है। तो हर बार आपका +8 हो रहा है। 12 + 8 20, 8 + 8 16, 16 + 8 24। तो यहाँ पर हम लोग 20 से ऐड करेंगे +8 मतलब 28। तो फिर जब मैं ऐड करता हूँ 34 और 28 को, 8 4 कितना होता है? 8 4 12, 1 चला गया, 3 4 5 6 62। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगले सम को देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 0 6 24 60 और 120 में देखिए 0 से 6 से डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। अब 6 से 24 अगर करें तो ये आ गया डिफरेंस 18। अब 24 से 60 को अगर डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 6, यहाँ पर 6 कट गया, 5 - 2 3 36, 60 - 120 हो गया 60। तो आपको क्या कुछ मिल रहा है? 18 × 3। चलिए इसे और एक बार ब्रेक करते हैं। तो 6 से 18 का अगर डिफरेंस देखेंगे, 18 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 18 - 36 - 18 करेंगे तो 18, और 36 - 60 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, 6 कट के 5 5 - 3 2 24। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक पैटर्न नोटिस हो रहा है। ये आपका +6 करके इंक्रीज हो रहा है। 12 + 6 18, 18 + 6 24। मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो है 24 + 6 होगा 30। अब 60 + 30 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 90। यानी मेरा जो दूसरा नंबर है वो 90 + 120 होगा। 120 + 90 अगर हम लोग करें तो फिर कितना आता है? 0 9 10 11 2। तो मेरा x कितना आएगा? 210। ये ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला सम देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। फिर हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे 1 2 2 4 8 और 32। आइडेंटिफाई द टर्म x। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 1 से 2 से 1 माइनस करेंगे 1, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 से 4 माइनस करेंगे तो 2, 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4, और 8 से 32 माइनस करेंगे तो तब आ जाएगा मेरा 26। पर यहाँ पर तो मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। यह 26 नहीं होगा। चलिए दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये रिलेशन क्या है? तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। आप देखिए 2 × 1 क्या हो रहा है? तो 2 × 1 हो रहा है 2। अब देखिए 2 × 2 क्या होता है? 2 × 2 = 4। अब 4 × 2, 4 × 2 अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? 8। अब 8 × 4 अगर देखें तो क्या आ रहा है? 32। मतलब x क्या होगा? 32 × 8। 8 2 सर 16 1, 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24 25। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, 256। तो ऐसे आपको डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना है और देखना है आपको कि नंबर्स जो है किस सीरीज को बना रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। 1 है, उसके बाद 2.25 है, उसके बाद 6.25 है, उसके बाद 16 है
और उसके बाद आपके एक्स है, तो आपको एक्स का वैल्यू जो है मतलब सीरीज में लास्ट टर्म जो है एक्स, उससे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग लेटेस्ट सीरीज। लेटेस्ट सीरीज में क्या होता है, जो लेटेस्ट होते हैं उनको नंबर असाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए को 1 दिया जाता है, फिर आपके बी को 2 दिया जाता है, सी को 3 दे दिया गया, ऐसे करके नंबर दिया जाता है। बहुत जन क्या करते हैं कि लेटेस्ट सीरीज में जितने भी नंबर्स होते हैं लेटेस्ट को असाइन करते हैं, उनको याद करते हैं। तो आपसे अगर याद हो पाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने ये याद नहीं कर पाया था, और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया था जो कि आपका एजोटी। एजोटी में क्या है, ई क्या है तो 5, जे क्या है तो 10, ओ क्या है तो 15, टी है मेरा 20 और वाई है 26। जितने भी लेटर्स होते हैं इनके थोड़े आसपास ही होते हैं, तो उनसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। या फिर अगर आप चाहे तो फिर आप पूरा ए टू जेड जितना नंबर होता है वो भी याद कर सकते हैं। एक्चुअली वो ज़्यादा बेहतर होता है, पर मेरे से इतना याद नहीं हो पाता था। मतलब पेपर 2 के लिए मुझे बहुत सारा याद करना पड़ता था, तो मैंने इस चीज़ को याद नहीं किया था। आपको जो भी मेथड सही लगे आप लोग वैसे कर सकते हैं। तो देखिए लेटर सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, लेटर्स है मेरे ए टी ई क्यू आई एन, फिर ओ के, उसके बाद दिया गया है एक्स। यहाँ पर दिया गया है कि नेक्स्ट टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद आंसर्स को देखिए। अगर मैं इसका नेक्स्ट टर्म देखता हूँ तो 2 लेटर्स आएंगे, एक्स और वाई। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 2 2 और 2 करके है। तो मेरा पहला लेटर अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो सब में देखिए यू है, सब लेटर में सबसे पहले है यू। तो यू फाइंड आउट करके मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे नेक्स्ट लेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में लिखूंगा सिर्फ टी, फिर आपका लिखूंगा क्यू, लिखूंगा एन और फिर लिखूंगा के। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब एजोटी जो है, एक सेकेंड देखता हूँ मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं, ये पूरा आ जाएगा। चलिए हम लोग क्लिक करेंगे, इसे प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अब जो फॉर्मूला है उसे हम लोग लिख लेंगे, एजोटी ई जे ओ टी वाई, 5 ये 10 15 20 25। अगर टी का देखा जाए तो टी मेरे कितने नंबर पे आता है, तो टी आ जाता है आपके नंबर 20 पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यू, तो क्यू कितने पे आता है, ओ पी क्यू। ओ 15 है, पी 16 होगा, क्यू होगा 17। अब एन, एम एन ओ मतलब ओ है 15, तो एन होगा आपका 14 14। अब आपको ढूंढना है के, तो जे उसके बाद है के, तो इसका आता है 11। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 3 3 करके डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 8। 8 नंबर लेटर क्या आएगा, ई है आपका 5, एफ जी एच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। तो आंसर है आपका यू एच। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए। अगले लेटर सीरीज को देखते हैं, ए बी कॉमा ई डी सी कॉमा एफ जी एच आई कॉमा क्यू ओ पी क्यू आर एस टी। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ए बी कॉमा ई टी सी कॉमा एफ जी एच आई कॉमा यहाँ पर मेरा एक्स, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, 2 लेटर्स हैं, यहाँ पर आपके 3 हैं, यहाँ पर आपके 4 है और यहाँ पर आपके 6 है। तो मेरे एक्स में कितने लेटर्स आएंगे, 5। तो चलिए एक साइड तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ए बी, ठीक है, ई ए बी सी डी ई, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा जंबल किया गया है। फिर देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर ये भी जंबल होगा और फिर ये सही तरीके से है। तो फिर अगर मेरा देखा जाए विदाउट जंबल अगर हम लोग लिखें एफ जी एच आई, तो मेरा क्या होना चाहिए, जे ए एल एम एन। पर याद रखिएगा ये जंबल तरीके से है, मतलब लेटर्स को एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिडिल का लेटर है उसे सेम रखा गया और जो कॉर्नर्स लेटर है उन्हें एक्सचेंज कर दिया गया।
तो मैं क्या करूँगा, एन को पहले ला दूंगा और जे को लास्ट में। तो मेरा कैसा बनेगा, एन के एल एम जे, मैंने बीच वाले को सेम रखा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, एन के यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर चलिए देखते, 2 लेटर सीरीज है, सी डी ई, मुझे तो लगता है यही आंसर आपका सही होगा। आप लोग इसे कमेंट्स में अगर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर है, तो मुझे तो लगता है यही आपका सही आंसर होगा। जे के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। आपको कमेंट्स में अगर कोई दूसरा आंसर मिले तो आप कमेंट्स में उसे बता सकते हो। चलिए उसके बाद वाला देखेंगे, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए टी ई एफ यू जी एच, फिर ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना, फिर डब्ल्यू के एल। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो फिर जो पहला लेटर है वही सबका अलग है, पहला लेटर ही अलग है। तो हम लोग पहले लेटर को फाइंड आउट कर लेंगे, टी, फिर आपका यू, फिर है आपका डब्ल्यू एक्स, और फिर है आपका डब्ल्यू। तो टी क्या होगा, टी है मेरा 20, टी है 20। यू अगर देखा जाए तो फिर है 21, और ये है आपका 23। तो फिर मेरा 22 क्या आ जाएगा, वी। तो फिर वी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको जल्दी से देख लेना है। आप अगर चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड लेटर भी करते हैं, ठीक है, ई जी और ई जी एक्स और ई। तो ई क्या है, तो ये है 5, ई एफ। तो जी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप मिसिंग भी देख सकते हो, एफ है मिसिंग, ई एफ जी, एच मिसिंग, फिर यहाँ पर आना चाहिए आई, फिर यहाँ पर मिसिंग होगा जे, फिर है के। तो फिर वहाँ से भी आप देख सकते हो कि वी आई जे होगा। तो आप अगर चाहो तो जल्दी से कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग जल्दी से ही करो, या फिर आप अगर श्योरिटी चाहते हो, आपके पास टाइम बचता है, तो आप पूरे लेटर सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे एनालॉगी। एनालॉगी का सिंपल मतलब होता है ऑड वन आउट। एनालॉगी का सिंपल मतलब होता है ऑड वन आउट। 4 चीजें दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, एनिमल्स दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपका सेम होगा, एक आपका अलग होगा। तो इससे क्या कहा जाता है, एनालॉगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 cities given below 3 are alike in some manner while the fourth one is different, identify the odd one out। तो ऑप्शन ए क्या है, लखनऊ, ऑप्शन बी क्या है, ऋषिकेश, सी क्या है, इलाहाबाद, और डी है आपका पटना। इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो आपका ऑड वन आउट होगा लखनऊ, क्योंकि बाकी जो 3 सिटीज है ये सभी माँ गंगा के किनारे हैं, और ये लखनऊ अगर देखा जाए तो ये आपके गोमती नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए है आपका पेपर, बी है वुल, सी है आपका प्लास्टिक, डी है आपका जूट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान का मतलब क्या होता है, आप इसे अगर मिट्टी में रख दोगे तो फिर बहुत साल बाद भी ये सड़ नहीं जाएगा, और ये एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है। इसे कहा जाता है इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये है आपका ऑड वन आउट। उसके बाद देखेंगे हम लोग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब देखिए क्या दिया गया है, कप इज टू कॉफी। जैसे कप का रिलेशन है कॉफी के साथ, वैसे ही बोल का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में है आपका डिश, बी में आपका सूप, सी में आपका स्पून, डी में आपका फूड। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कप, कप जो होता है उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है आपका कॉफी। बोल जो होता है उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है आपका सूप। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे भी दिया जाता है, देखिए कप दिया जाएगा इज टू कॉफी, फिर यहाँ पर इज टू दिया जाएगा, फिर लिखा जाता है बोल इज टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों क्वेश्चंस का जो मतलब है वो सेम है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, कोई एक लेटर सीरीज जो होता है उसे कोड कर दिया जाता है, जैसा हम लोग ने सीखा था एजोटी, वही सेम चीज करके कोई नंबर जो है उसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग जब सम करेंगे तब हम लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम लोग पहले लिख लेते इजोटी, AOTY, जहाँ पर ई क्या है 5, जे क्या है आपका 10, ओ है आपका 15, टी है आपका 20 और वाई है आपका 25। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। तो एच पी फिर यू, एच अगर देखा जाए तो एच क्या होगा, ई के बाद आता है एच, तो EFGH, तो ये आ जाएगा मेरा 8। अभी पी अगर देखा जाएगा MNO, उसके बाद पी, मतलब पी है मेरा 16। अब यू अगर देखा जाएगा तो फिर टी के बाद आता है यू, मतलब 21। अब मैं तीनों को अगर ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करके कितना आता है 8 + 16, ये आ जाएगा मेरा 24 + 21, ये कितना आंसर आ जाएगा मेरा 2 2 4 5 45। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। अब JNU का देखते हैं, JNU, जे का अगर देखा जाए कितना है 10, एन का देखा जाए MNO, एन है आपका 14, यू कितना है EUV, तो यू आ जाएगा 21। 10 + 14 अगर मैं करूँ तो फिर आ जाएगा मेरा 24 + 21, तो इसका भी आ रहा है 45। तब देखिए 45 जो है 45 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो 45 को 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं 5 के साथ तब आ जाता है मेरा 9, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा मेरा 9। अब उसी तरीके से DU को भी हम लोग करेंगे, तो D कितना आ गया ABCD, D आ गया मेरा 4, ये U आ गया मेरा 21, तो 4 + 21 करेंगे तो ये कितना आ गया 25, 25/5 करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा 5। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए। अब देखिए ई दिया हुआ इक्वल्स टू 5 एंड होटल इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर भी एजोटी ई कितना दिया हुआ है, मतलब ई होता है कितना है 5, जे कितना होता है फिर 10, ओ कितना होता है तो फिर 15, टी कितना होता है तो फिर 20, वाई कितना है तो फिर 25। अब मेरा पहले से दिया हुआ है ई इक्वल्स टू 5, ओके। होटल का अगर देखा जाए HOTE, तो एज कितना है मेरा 8, ओ कितना है 15, टी कितना है आपका 20, ई कितना है तो 5, और एल कितना होगा JKL, मतलब आपका 20, एक से JKL 12, सही थे। चलिए अब इसका एडिशन करते हैं, तो फिर 8 + 20 अगर मैं करूँ 28, 15 + 5 अगर मैं करूँ तो फिर 20 + 12, तो फिर 8 9 10 0 1 2 2 × 4 5 6 60, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे 60, यहाँ पर होटल का दिया हुआ है 12, तो 12 कैसे लाऊंगा मैं, 60 को अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो आता है 12। तो यहाँ पर आप देखिए होटल में कितने सारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरा 12। तो ई को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही लेटर है, 5 को अगर डिवाइड करूंगा 1 से तो कितना आंसर आएगा मेरा 5। तो उसके बाद मुझे पूछा गया हाउ विल यू कोड बाम, तो BALM, पी कितना आ जाएगा मेरा 2, ए कितना आ जाएगा 1, ये कितना है JKL 12, ये कितना है MNO, एम हो जाएगा मेरा 3 MNO, हाँ। तो ये कितना आ गया 2 + 1 3 + 5 और ये 2, मतलब मेरा है 28। अब 28/4 अगर मैं करूँ तो फिर आ रहा मेरा 7, तो फिर सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, पर मतलब हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही सेम कॉन्सेप्ट पे आपको करना होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जितने आपके येलो लेटर्स दिखेंगे वो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क्स होंगे। इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML, द कोड फॉर अमेरिकन्स विल बी।
तो चलिए इसमें फिर से हम लोग बनाते हैं एजोटी। तो ई क्या है मेरा 5, जे है 10, ओ है मेरा 15, 25। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अमेरिकन सिस कोडेड, यहाँ पर आप अगर देखेंगे पहले लेटर को, तो यहाँ पर दो पहले लेटर सेम है, वाई वाई, बी और क्यू। और यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट के लेटर को, तो फिर लास्ट के सारे लेटर्स जो है वो अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे लेटर्स को ना लेके सिर्फ हम लोग लास्ट के लेटर लिखे देखेंगे इनमें क्या रिलेशन है। तो ए और क्यू, इसमें देखेंगे रिलेशन क्या है, और आपका लास्ट का लेटर क्या है एल, और लास्ट का लेटर एस, इन दोनों में हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है। तो ए क्या है, तो ए है आपका 1, और एल क्या है, तो जे के एल, एल है आपका 12। अब क्यू का अगर देखा जाए, तो फिर क्यू मेरा कौन सा लेटर बन रहा है, नो, पी एम एन ओ, फिर पी क्यू, मतलब 17। एम एन ओ पी क्यू, और इस मेरा कौन सा लेटर बनेगा, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, क्यू सी, यस। यहाँ पर आखिरी लेटर देखिए क्या है, एल। तो एक बार आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना होगा और फिर कॉपी डाउन करना होगा। चलिए इसके लिए सॉरी, ये मेरी गलती थी। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पर लेटर आएगा आपका क्यू, और लास्ट का लेटर क्या है, हाँ, इसमें बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इसे पूरे अच्छे तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अमेरिकन, ए एम, और उसके साथ क्या है, ए के साथ है क्यू, एम के साथ है आपका सी, ई के साथ है आपका जे, आर के साथ है आपका सी, आई के साथ है ए, ई के साथ है, ए के साथ है आपका जी, इसके साथ है आपका एम, साथ है आपका एल। तो हम लोग सबसे आसान जो है उनको सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर ए का नंबर क्या आ जाएगा, पर ए का नंबर आएगा 1। उसके सिवाय अगर देखें हम लोग यहाँ पर एम का नंबर क्या होगा, एम एन वो, तो फिर यहाँ पर एम आ जाएगा 13, यहाँ पर सी है आपका 3। तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 का। दूसरा एक देखते हैं, ई अगर देखा जाए 5, और वहीं पे जे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10। ये भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, मुझे पता नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ पर है, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंटरनेट पे डाल के सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही दिए जाते हैं कि एक कॉमन वर्ड होता है उसका कोडिंग कर दिया जाता है, और बोला जाता है दूसरे जो कॉमन वर्ड है उसका कोडिंग कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में क्या होता है, आपका ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसमें आपके 2-3 जो रिलेटिव होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बताया जाता है, और बताया जाता है एक एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए कोई बोलता है कि मेरा भतीजे का बुआ का लड़का का बेटी का मौसी है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को बोला जाता है आपका ब्लड रिलेशन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे
जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो लास्ट में है मदर, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे मदर। उसके बाद देखिए ब्रदर ऑफ द मदर, मम्मी के जो भाई है वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अंकल। सन ऑफ द ब्रदर, इनके जो सन है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे आपके कजन। आपके मामा के जो बेटे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके कजन हो जाएगा। मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर यूसेस अ मैन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो मैन कैसे रिलेटेड है वुमेन से, जो बता रहा है, तो वो है आपका कजन। वुमेन का कजन है वो मैन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे सेम तरीके से सॉल्व करना है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल एज, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट में मुझे यहाँ पर दिया हुआ है अंकल। अंकल के जो फादर है, अंकल के फादर, अंकल के जो फादर है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ग्रैंड फादर। डॉटर ऑफ द फादर, इनके जो डॉटर है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मदर। आपके ग्रैंडफादर के जो डॉटर है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके मदर। सन ऑफ द डॉटर, उनके जो सन है तो आपके मम्मी के बेटे क्या हो जाएंगे आपके लिए, तो आपके भाई। अ बॉय एज अ सन, बॉयज रिलेशन टू द गर्ल इज, बॉय क्या है, तो वो है आपका ब्रदर। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु, विनोद इज द ब्रदर ऑफ मधु's हस्बैंड, हाउ इज अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद। तो सबसे पहले देखते हैं मधु, लास्ट में कौन है, मधु। लास्ट में कौन है, मधु। और यहाँ पर दिया मधु's हस्बैंड, सॉरी मधु नहीं है, ये पूरा होगा। तो कौन है मधु का हस्बैंड, उसका भाई कौन है, तो वो है आपका विनोद। उसका भाई कौन है, विनोद। अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु, अपूर्वा, तो ये मधु के भी, अपूर्वा फ्रेंड्स डॉटर, अपूर्वा इज सन है, ओके। हाउ इज अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद, अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद। तो अपूर्वा क्या है, तो अपूर्वा है आपका नेफ्यू, क्योंकि देखिए मधु का हस्बैंड विनोद है, विनोद क्या है, उसका भाई है। मधु के हस्बैंड का भाई है आपका विनोद, तो विनोद क्या है, विनोद है आपका अंकल। और मधु का बेटा कौन है, तो वो है आपका अपूर्वा। तो अपूर्वा और विनोद के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो अंकल का, सॉरी नेफ्यू का रिलेशन हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। P and Q are brothers, R and S are sisters, the son of P is brother of S and Q is related to R as। ऑप्शन 1 है आपका सन, ऑप्शन 2 है आपका ब्रदर, ऑप्शन 3 है आपका अंकल, ऑप्शन 4 है आपका फादर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अभी देखिए फिर हम लोग करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या दिया जाता है, जितने भी आपके लोग होते हैं उनको एक सर्कल में मेनली बैठा दिया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक आपका सर्कल होता है। फिर सर्कल में आपको बता दिया जाता है ये इसके बगल में बैठा है, ये सामने बैठा है, या फिर ये कोने में बैठा है। और फिर आपको बोल दिया जाता है कि मान लीजिए एक ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो ये होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। 6 फ्रेंड्स A B C D E and F are sitting in a closed circle facing the center। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जन है। A B C D E और F, 1 और 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है ना। क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, E इज टू द लेफ्ट ऑफ D। तो यहाँ पर मान लेते E यहाँ पर है, इज टू द लेफ्ट, E इज टू द लेफ्ट ऑफ D।
उसके बाद मुझे क्या बताया गया है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी एंड एफ इज बिटवीन ई एंड ए। तो एफ जो है ई और ए के बीच में है। हु इज ऑन द राइट ऑफ सी, तो ये हो गया मेरा सी। तो इसके राइट में कौन होगा, तो इसके राइट में होगा ए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर राइट ऑफ सी क्या होगा, सी मान लीजिए ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। आप अगर ऐसे एक बार बैठे तो आपको समझ आएगा। अब उसका राइट क्या होगा, सी का राइट, तो ये होगा आपका बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कल बनाते हैं। आप समझ ही सकते हैं मेरे ड्राइंग का क्वालिटी कितना अच्छा है। तो यहाँ पर फिर से 6 जन है, आर स्टैंडिंग इन द सर्कल एंड लुकिंग एट सेंटर, ओनली डी इज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर बी लेते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड बी, एफ इज बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका एफ। ई इज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है उसके जस्ट लेफ्ट में। आपको जब रफ कॉपी मिलेगा आप ऐसे मतलब मिटा तो नहीं सकते हैं, तो आप बहुत सारे सर्कल जो है और बहुत सारे ऑप्शंस रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आपको चेंज करना होगा बार बार। सेटिंग अरेंजमेंट में यही आपका होता है कि आपको काफ़ी बार चेंज करना होता है। मैं जैसे मिटा के बना रहा हूँ फिर से, आप वैसा मत कीजिएगा। आप एक दो सर्कल एक साथ बना के रखिएगा कि जो ऑप्शन आपको सबसे सही तरीके से फिट हो उसी को यूज़ कीजिएगा। तो फिर से देखते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर डी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी। फिर लिखा हुआ है ओनली एफ इज बिटवीन ए एंड सी, एफ इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट हो जाएगा मेरा ये वाला। वो इज द ओनली वन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड एफ, तो ई एंड एफ के बिटवीन स्टैंडिंग कौन है, तो वो है सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि आपका सी। तो ऐसे आपको मतलब मिक्स कर दिया जाता है ताकि आप गलत ऑप्शन टिक करो। जैसे देखिए ऑप्शन सी में क्या हुआ, डी, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी में हम लोग करते हैं जब ये सम, तब उसमें हम लोग गलत कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। तो ये सम अगर देखा जाए, ये बताया जाए तो ये आपका डायरेक्शन का सम है, पर इसको मैंने इसी में इन्वॉल्व कर लिया है। ये आपका डायरेक्शन का सम है, तो ये डायरेक्शन के सम्स भी काफ़ी आते हैं, पर इसको मैंने इसी में आपका सिटिंग अरेंजमेंट में इन्वॉल्व कर लिया ताकि आपको अलग से करना ना पड़े इसको। और आप इस एग्जाम्पल को भी देख लें। अ पर्सन वर्क्स 10 मीटर इन फ्रंट, तो मान लेते ये पर्सन है 10 मीटर इन फ्रंट, मैं जा रहा हूँ, ये है मेरा 10 मीटर, ओके, एंड 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर जाता हूँ मैं राइट की तरफ, 10 मीटर राइट की तरफ। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, पर से लेफ्ट कौन सा होगा मेरे लिए, जब यहाँ पर आ जा रहा हूँ, इट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट। ये डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होता है और इसे आपको एक बार कुछ बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से कर पाओ। एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर मेरा लेफ्ट, लेफ्ट, ही वर्क्स 5 मीटर, 5 मीटर के बाद फिर से लेफ्ट लेके वो जाता है आपका, इसलिए मैंने नेट का एग्जाम दिया एसएससी का नहीं, तो मैथ इतना बेकार लगता है। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। पर्सन वर्क्स 10 मीटर इन फ्रंट, ओके, ये गया 10 मीटर। हम यहाँ पे जाके उससे फिर से जाना है 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर उसे जाना है टू द राइट।
the right, then every time turning to his left he walks 5 मीटर। क्या बकवास है, उसे जहाँ भी जाना है हम लोग को क्या मतलब है उससे, कुछ भी क्वेश्चन देते हैं। he walks 5 मीटर, उसके बाद 15 मीटर, यहाँ पर आके उसे फिर से लेफ्ट जाना है, फिर से जाना है लेफ्ट, तो हो जाता है 15 मीटर, और फिर से यहाँ पर आके उसे लेफ्ट जाना है, यहाँ पर आके उसे फिर से लेफ्ट जाना है, वो लेफ्ट जाएगा तो ये आ जाएगा फिर से 15 मीटर। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, तो ये आ गया 10 मीटर, तो 10 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, बाकी 15 माइनस 10 आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू 5। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। अगले सम को देखते हैं। Among the 5 friends, Vinith is taller than Monica, but not as tall as Ram. चलिए इसको बनाते हैं। 5 दोस्त हैं, 1 3 4 5। विनीत इज टॉलर देन मोनिका, यहाँ पर बनाते हैं विनीत को, विनीत इज टॉलर देन मोनिका, तो मोनिका यहाँ पर आपका मोनिका, बट नॉट एज टॉल एज राम, ये आपका राम। जेकब इज टॉलर देन दिलीप, अब जेकब कहाँ से आ गया, जेकब इज टॉलर देन दिलीप बट शॉर्टर देन मोनिका, अच्छा जेकब जो है शॉर्टर देन मोनिका बट टॉलर देन दिलीप, दिलीप सबसे छोटा है, जेकब। हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम। राम कहाँ पर है, ऑप्शन ए। एवरेज अगर देखा जाए तो इसे हम लोग कह सकते हैं मीन, जैसे कि आपका 5 स्टूडेंट्स से एवरेज है 20 मार्क्स, मतलब क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, इनका अगर बोला जाए कि इनको मिला है 20 ऑन एन एवरेज, मतलब इनको टोटल में कितना मिला है, तो टोटल में इनको मिला है 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100, तो टोटल मार्क्स इनको मिला है 100, और एवरेज में अगर देखा जाए इनको कितना मार्क्स मिला है, तो फिर 20, तो यही बेसिक होता है एवरेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। A group of 210 students appeared in some test. The mean of 1/3 of the students is found to be 60. The mean of the remaining student is found to be 78. The mean of the whole group will be, यहाँ पर देखिए टोटल कितने बोले गए हैं 210 स्टूडेंट्स, उसमें से आपका 1/3 जो है 1/3 ये आ जाएगा 70, 1/3 मतलब 70 स्टूडेंट्स का मीन जो देखा गया है वो है 60 का मीन, को मीन कितना मिला है 60। ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट, द मीन ऑफ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 60, और बाकी जो स्टूडेंट्स है उनका मीन कितना मिला है, तो फिर आपका 78, बाकी जो स्टूडेंट्स है मतलब 140 स्टूडेंट्स का मीन कितना है, तो फिर उनका मीन है आपका 78। अब मुझे बोला गया है कि पूरे क्लास का, होल क्लास का एवरेज कितना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 70 इंटू 60 प्लस 140 इंटू 78, पूरा क्लास में कितना है, तो पूरा क्लास का पॉपुलेशन आपका 210, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60 प्लस 2 इंटू 78 बाई 210, 70 ये काटता हूँ तो ये आ जाता है मेरा 3। अब 60 इंटू 2 इंटू 78 अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 156, 156 प्लस 60 आ जाएगा आपका 216। अब 216 डिवाइडेड बाई 3 करेगा, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, आपका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी 72। The average of 35 raw scores is 18, the average of first 17 is 14 and the last 17 is 20। ये भी आपका सेम मेथड से होगा, तो फिर यहाँ पर तो मुझे क्लियरली बता दिया गया 18 जन का स्कोर है 14 और लास्ट 17 जन का स्कोर कितना है आपका 20, तो 18 इंटू 14 अगर किया जाएगा 18 एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 ऑफ देम, एक सेकेंड,
यहाँ पर पहले मुझे इन्फॉर्मेशन क्या बताया गया है कि 35 जन का स्कोर कितना है आपका 18। तो 35 इंटू 18 अगर मैं करूँगा तो ये कितना आएगा, तो मैं 35 इंटू 20 कर सकता हूँ यहाँ पर। 35 इंटू 20, 35 20 ये आ जाएगा आपका 35 2 ज़ा 70 700 माइनस 70 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें से माइनस मुझे कितना करना होगा 35 इंटू 2, तभी आएगा मेरा 35 इंटू 18। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है मेरा 630। फिर मुझे करना होगा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14। तो 17 ऑफ देम इज 14, 17 ऑफ देम 14। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 इंटू 10 प्लस 4। तो 17 इंटू 10 हो जाएगा 170 प्लस 17 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरा 28 410 मतलब 68। तो ये कितना आ रहा है 8 7 और 6 अगर करूँ 238। फिर मुझे बोला गया है लास्ट 17 इज 20, 17 इंटू 20। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 17 टू से कितना आ जाएगा मेरा 7 टू से 14, 14 और 20 34 340। तो मुझे बोला गया है 18th रॉ स्कोर निकालने के लिए। तो 17 रॉ स्कोर कितना है 340 और दूसरा 17 रॉ स्कोर है 238। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूँ 8 4 3 7 578, तो टोटल कितना है 630। तो 630 से माइनस करूँगा मैं 578, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2 7 12 52। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिस के लिए average of three number is 22, sum of the two number is 24 and these two numbers are in the ratio 7:5। तो यहाँ पर आप लोग 7x और 5x ले लीजिएगा। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24 इक्वल्स टू 24। इससे आपको x मिल जाएगा और वहाँ से आप फिर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। The average of 4 terms is 20 and the first term is 1/3 of the sum of the remaining 3 terms. What will be the value of the first term? तो यहाँ पर मुझे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1/3, ये देखिए 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, 1/3 द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब जो आंसर है वहीं से आप निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज ऑफ 4 टर्म्स कितना दिया हुआ है मुझे 80, और फर्स्ट टर्म बोला गया है मुझे कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो 1/3 अगर देखा जाए तो फिर 20 अगर देखो 20 इंटू आ रहा है मेरा 60, तो 60 प्लस 20 हो जाएगा 80। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। या फिर आप जैसे ट्रेडिशनली होता है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 4 टर्म्स का सम कितना है आपका 80। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो ये है मेरा पहला टर्म, ये है मेरा रिमेनिंग टर्म्स, ये है आपका 80। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3x बाई 3 इक्वल्स टू 80। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा 4x क्या बन रहा है, 4x बन रहा है 80 इंटू एक्स क्या होगा 20 इंटू, इसका मतलब मेरा x क्या है, x है आपका 60। यहाँ पर क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो 1/3 ऑफ 60 20, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 ईयर्स। इज इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 22 ईयर्स एंड बी एंड सी इज 23 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ बी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना एज दिया गया 25, एवरेज एज मतलब टोटल एज कितना इंटू 3 इक्वल्स टू 25, 3 से 75। अब मुझे बताया गया एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी है 22 ईयर्स, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा मेरा 44 ईयर्स। एंड बी एंड सी इज 23, बी और सी इज 23, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये आ जाएगा मेरा 46।
मतलब अगर ये इक्वेशन 1 है और ये अगर 2, 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आ रहा है a+b+c इक्वल्स टू 44 + 46 कितना आएगा, 6 और 4 का ऐड करते हैं 0 1, 4 + 4 8 और 1 9 90। तो फिर इक्वेशन आ रहा है मेरा यहाँ पर a+2b+c हो रहा है 90, और यहाँ पर मुझे क्या बताया गया है, a+b+c है आपका 75। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है b, तो b क्या होगा 75 - 90, मतलब b इक्वल्स टू 15 1 5। यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ये भी आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रिकेट मैच इन द फर्स्ट 20 ओवर्स रन रेट वाज 4.5, व्हाट शुड बी द रन रेट ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, टोटल रन है 325, उससे आप लोग माइनस करेंगे 20 ओवर में 4.5 रन जो हो गए, तो आपको रिमेनिंग रन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर रिमेनिंग जो भी रन होगा उससे डिवाइड करेंगे आप 30 को, तो फिर आपको एवरेज मिल जाएगा कि कितना रन स्कोर करना है पर ओवर में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक सेकंड में साउंड को चेक कर लेता हूँ फिर से। कीप, हेलो हेलो, चलिए साउंड बढ़िया है। अब फ्रैक्शन को अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन तो आप सबको ही पता है क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया 1 पार्ट ऑफ 112 इज 3/8। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8, तो 3/8 इंटू एक्स प्लस टू 1/12। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8। जब हम लोग देखेंगे इसको, आप मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका 2 और ये दिया हुआ है आपका 8। व्हाट पार्ट ऑफ 2 इज 8, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 2। तो आप क्या करेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ 8 इज 2, तो आप करेंगे 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8, क्योंकि आपको पार्ट देखना है कितने हिस्से में 8 होता है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो एक्स आप देखेंगे 4, तो 8 जो है वो 1/4 हिस्सा है आपका, 2 जो है वो 1/4 हिस्सा है आपका 8 का। तो यही सेम जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। 8 2, ये आ गया आपका 4, ये और ये कट गया, तो x क्या हो जाएगा आपका 1/6। ये 6 तो नहीं आना चाहिए था, चलिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर बोला गया है व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8, तो फिर 1/12 होगा इंटू एक्स होगा इज 3/8। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका 9/2, ऑप्शन डी। Which of the following fraction is the result of the sum of an integer and its reciprocal? तो पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो मेरा x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x अगर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कौन सा सिमिलर होता है। तो पहले देखेंगे नीचे x कौन सा है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं एक्स अगर 5 पकड़े तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा सही आंसर ऑप्शन बी। वैसे आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं, 7 का 49 होगा, 5 का 25 होगा, प्लस 1 नहीं हो सकता। तो ये जो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगा वही आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 9,000 वर डिवाइडेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, 9,000 रुपीज was divided among a certain number of persons. Had there been 20 more persons, each would have got 160 less.
तो had there been more 20%, तब सबको 160 लेस मिलता। चलिए ये है आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 9000x प्लस 1800 माइनस 9000x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ पर अगर देखा जाए 9000 और 9000 को हम लोग कट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा? तो पहले इक्वेशन जो था उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ था 1800, 3 1 2 3 4, यहाँ पर स्क्रीन ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर क्या आएगा? 18 1 2 3 इक्वल्स टू 160 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 160 एक्स स्क्वायर प्लस 2632 3200। 184 इक्वल 3200। तो इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। पहले तो 0 और 0 वन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 4 से 16, 20, 5 4 से 20, 0 0 इक्वल्स टू 4 4 से 16 माइनस 32, 8 4 से 32। उसके बाद फिर से आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 2 20, 5 4 से 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 सर 8। मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1125 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग को देखना होगा कि कैसे आंसर्स में हम लोग को देखना होगा कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर सही बैठेगा। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन पहला देखें, तो फिर अगर पहला इक्वेशन में लेता हूँ 30, तो फिर दूसरा जो इक्वेशन है मुझे ऐसे लेना होगा ताकि 1125 आए। तो 30 आपका लार्जर नंबर होना चाहिए ताकि ये माइनस में रहे। छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 10। 30 इंटू 10 कितना होगा? तो 30 इंटू 10 कितना हो रहा है? तो फिर 300 हो रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर सेकेंड लेता हूँ 45, 45 इंटू 25, 45 इंटू 25। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 20 प्लस 5। तो 45 इंटू 20 कितना हो रहा है? 45 इंटू 2 90, 900 प्लस 45 इंटू 5, 5 से 25 20, 5 से 25 हाँ 5 4 से 20 हाँ 22 225। तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा? 5 2 1 1 2 5। अब देख सकते हो आंसर मिल जा रहा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं, इफ 0.75x इक्वल्स टू 0.02y देन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 0.75x इक्वल्स टू 0y। अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग पॉइंट को रिमूव कर लेंगे।
पॉइंट को रिमूव करके क्या आएगा 75x इक्वल्स टू 2y। या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2y बाई 75। मतलब x बाई वाई हम लोग लिख सकते हैं 2/75। अब यहाँ से हम लोग को मिल गया है y कितना है 75 और x कितना है 2। तो फिर हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर लेंगे y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। y कितना दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है आपका 75 और x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपका 2 बाई 75 प्लस 2। इसका मतलब हो जा रहा है मेरा 73/77। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आपके लिए होमवर्क है। वर्क। अब चलिए रेशियो के सम्स करते हैं। इफ 30% ऑफ ए equals to 0.2 30% of A equals to 0.25% of B equals to 1 by 5 of C, then which of the following is true about A is to B is to C? 30% of A equals to 0.25 of B से हम लोग लिख सकते हैं 3/100 A equals to 25/100 of B। 100 और 100 कॉमन लेते हैं तो फिर आता है 3A 30A equals to 25B। 30A equals to 25B। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 5 से 30 equals to 5 5 से 25, यानी कि A बाई B। A बाई B कितना आ रहा, तो फिर 5। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो फिर दिया हुआ है 0.25 B इक्वल्स टू 1/5 C। 5 को लिख सकते हैं 25/100 B इक्वल्स टू 1/5 C। 25/100 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 B इक्वल्स टू 1/5 C। अब C को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो फिर आएगा B/C इक्वल्स टू 4/5। ये हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों में B को अगर देखा जाए तो B को अगर सेम करना चाहे तो यहाँ पर हम लोग B को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं A/B कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 4 सर 20 और 6 4 सर 24। वहीं पे B/C कितना आ जाएगा 6 4 सर 24 और C 6 5 सर 30। तो A is to B 20 24 30 10 is to 12 is to 15। कौन सा आपका सही है, ऑप्शन सी। इफ x is to y equals to 7 is to 9 then 3x minus 5y। ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया है कि x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ये सॉल्व करना है। तो ये भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। Two numbers are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from the two numbers the ratio becomes 12:23। तो नंबर देखिए मुझे दिया हुआ है 3 और 5। उसके बाद बोला गया है मुझे कि 9 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे नंबर मिला है 12:23। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 23 इंटू 3। 23 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 सर 9 60 तो 69 69x माइनस 9 इंटू 23 9 इंटू 23 9 3 सर 27 27 प्लस 180 27 प्लस 180 तो ये आ जाएगा मेरा 207 इक्वल्स टू 12 5 सर 60 माइनस 9 इंटू 12 9 2 सर 18 90 प्लस 18 108।
तो x को अगर इधर ले जाऊं तो ये होगा 9x इक्वल्स टू 207 माइनस 108, 207 9, तो x हो जा रहा 11। तो बोला गया था नंबर्स आर 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11 33, और 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11 55। तो मेरा ऑप्शन सी। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये भी सेम चीज है, वहां पर मैंने माइनस किया, इसमें बस आपको प्लस करना होगा। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ए एंड बी इज 3:4। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और याद रखिएगा स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो भी होगा, स्पीड का रेशियो अगर होगा 1:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। यहां पर आप देखिए जिसका जितना ज्यादा स्पीड होगा, जिसका जितना ज्यादा स्पीड होगा उसको उतना कम टाइम चाहिए, है ना। अगर मेरा स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम मुझे कम चाहिए, वहीं पे अगर टाइम ज्यादा होगा, ये कहाँ गया, आप उतना डिटेल्स में मत जाइए, मैं भी गलत वलत समझा रहा हूँ। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्पीड और टाइम का रेशियो जो है वो हमेशा उल्टा होगा। स्पीड अगर रहेगा 1:2, तो फिर इनको टाइम जो चाहिए होता है वो हो जाएगा 2:1। देखिए मैं फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर स्पीड मुझे स्पीड मेरा जो है कम चाहिए तो फिर टाइम मेरा ज़्यादा लग जाता है, और स्पीड मेरा जब ज़्यादा होता है तब मुझे किसी जगह पे पहुंचने में टाइम कम लगता है। तो यही है आपका रिलेशन। देखिए अगर स्पीड मेरा होगा मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो मैं 5 मिनट में पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर स्पीड मेरा होगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे वहीं पे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो यही होता है आपका रिलेशन। आपका अगर समझ में भी नहीं आया तो ये याद रखिएगा, सिर्फ जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है टाइम, और टाइम का जो रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है आपका स्पीड। और सेकेंड में आपको याद रखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी इज 3:4। लिख लेते हैं पहले A:B का स्पीड जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है 3:4, 3:4। अब मुझे बोला गया टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय A:B। बी जो टाइम लेता है वो टाइम है आपका 24 मिनट्स। तो बी मुझे दिया गया है आपका 24 मिनट्स। टाइम टेकन बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जब स्पीड दिया गया तो टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा मेरा 4:3। अब मुझे दिया गया है बी ने टाइम लिया है 24 मिनट्स, तब मेरा एक्स क्या हो जाएगा 8। अब ए क्या होगा, ए को ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि उसका स्पीड कम था, तो फिर आपका ए को कितना चाहिए, तो फिर ए को चाहिए 32 मिनट्स। ऑप्शन बी। A train leaves Agra at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Agra at 10:30 a.m. At what time do the two trains cross each other? देखिए ऐसा अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से आप करने जाएंगे तो ये काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और आंसर से ही आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 a.m. एक ट्रेन है जो आपके आगरा से 5 बजे को छोड़ती है और फिर दिल्ली आके पहुंचती है 9 बजे। ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है वो आपके दिल्ली से छोड़ती है 7 बजे और फिर आगरा आके पहुंचती है 10:30 बजे। अब मुझे पूछा गया है कि किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रेन जब 7 बजे छोड़ती है, क्या ये कभी पॉसिबल है कि 7 बजे से पहले वो दूसरे ट्रेन के साथ मिल जाए। ये ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है 7 बजे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो 7 बजे से पहले ही दूसरे ट्रेन से मिल जाए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बोथ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस जब करेगी मतलब ट्रेन थोड़े टाइम तक तो चली है, तो मेरा 7 a.m. भी नहीं होगा,
मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 7:56 AM। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम अ विलेज टू अ रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द विलेज। देखिए, मुझे एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, जब डिस्टेंस मेरा सेम रहेगा, तब एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा? तो फिर 2xy बाई x प्लस वाई। यहाँ पर xy क्या आ रहा है? 20 और 5 बाई 20 प्लस 5 बड़ा 20। तो 5 और 25 अगर कट करो 5 4। तो एवरेज स्पीड क्या है मेरा? तो 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक अ टाइम ऑफ 5 आवर्स, यहाँ पर मुझे टाइम दिया गया है 5 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द विलेज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटू स्पीड। यहाँ पर टाइम मुझे दिया गया 5 और स्पीड दिया गया 4। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर। अब आता है यहाँ पर ट्रिक। देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम लोग ने निकाला है कि जो आदमी है वो अपने घर से रेलवे स्टेशन गया है और फिर आपके रेलवे स्टेशन से घर तक आया है। तो ये मिला के हो गया आपका 20। तो फिर वन साइड कितना होगा? तो वन साइड होगा आपका 20/2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसमें देखिए फिर से एवरेज स्पीड का है जो आपको होमवर्क करना है। इसमें देखिए आप 400 और 600 का पहले एवरेज निकालिएगा, फिर 800 और 200 का एवरेज निकालिएगा। फिर इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे, इसका मान लीजिए x आया और इसका मान लीजिए y आया, फिर x और y का दोनों का एवरेज निकालिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में कुछ फॉर्मूलास है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंटेज में देखा जाता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। और मान लीजिए हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और SP दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को बोला गया है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस गेन इंटू SP। और अगर लॉस दिया रहेगा तो फिर 100 बाई 100 माइनस लॉस इंटू SP। वहीं पे अगर परसेंटेज से दिया रहेगा और मुझे निकालना होगा SP और CP दिया रहेगा, तो फिर SP निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू CP। और वहीं पे अगर मुझे लॉस दिया रहेगा तो फिर 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू CP। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है। ये कैसे आप याद रखिएगा? CP में याद रखिएगा कि कोई बीच में सरफेस नहीं है, इसलिए 100 प्लस गेन जो है मतलब फॉर्मूलास में नीचे आ जाता है। और SP आप देखिए बीच में सरफेस है, इसलिए ये ऊपर के सरफेस को ऐड कर सकता है कि यहाँ पर भारी चीज रह सकता है। तो इसलिए 100 प्लस गेन या 100 माइनस लॉस जो है ये उसके ऊपर आता है। तो ये आपको फॉर्मूलास याद रखने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पहला जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। A shopkeeper sells an item at a discount of 40% on the item's listed price of rupees 1500। तो देखिए वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपका प्राइस कितना हो जाएगा? 60% ऑफ 1500। ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 0 0 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 6 5 से 30 और 90। आई होप ये आपको समझ में आया। देखिए कोई भी अगर आपको डिस्काउंट देता है, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, उसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर आप कितना प्राइस पे करोगे? उसके लिए 60 रुपीज पे करोगे। तो हम लोग 60% ऑफ 100 भी कर सकते हैं, तो प्राइस हम लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पर आइटम्स लिस्टेड प्राइस, तो 900 क्या है मेरा? तो 900 है मेरा सेलिंग प्राइस। उसके बाद बताया गया है ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का वो प्रॉफिट करता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम? तो ओरिजिनल कॉस्ट अगर देखा जाए, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस गेन इंटू SP। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 बाई 100 प्लस गेन। गेन कितना कर रहा?
20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, और सेलिंग प्राइस कितना है 900। 0 और 0 कट रहा है, 12, 6, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 15, ये 2 से 6, और इससे अगर हम लोग काटें तो फिर ये आएगा 7.5। 7.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका 750। अगला सम देखते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%, 20% बाय सेल ऑफ एन आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लोग कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ लेंगे, कॉस्ट प्राइस पकड़ेंगे आप लोग एक्स। पहले मुझे बताया गया कि डिस्काउंट मिल रहा है 10%, मतलब मुझे पे कितना करना होगा 90%। फिर है आपका 15%, तो मुझे पे कितना करना पड़ रहा है, तो मुझे पे करना पड़ रहा है 85%। फिर कितना कॉस्ट है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मुझे पे करना कितना पड़ रहा है, तो फिर मुझे पे करना पड़ रहा है आपका 80%। इंटू एक्स करेंगे तब आपका एक कॉस्ट आ जाएगा, मान लीजिए समथिंग समथिंग आ रहा है एक्स। तो ये आपको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट एक्स था और आपको पे करना पड़ रहा है पॉइंट इतना इतना एक्स। तो फिर आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो वहीं से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये आपके होमवर्क में रहता है। अ पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1800। 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर, तो यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस बताया गया है कितना है 1800। उसके बाद मुझे बताया गया है कि उससे लॉस हुआ है 10% का। तब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा 100 बाई 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 10, 90 इंटू 1800। 0 और 0 कट गया, 9, 2 Z 80, 2000, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 2000। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न अ 10% प्रॉफिट। तब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 10% प्रॉफिट के लिए, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है 100 प्लस गेन। गेन कितना कह रहा है 10% बाई 100 इंटू सीपी। सीपी यहाँ पर क्या है 2000, तो 110 बाई 100 इंटू 1000। 0 कट गया, यहाँ पर 0 0 कट गया, ये कितना आ रहा है 11 इंटू 2, 22, और 2 0। ऑप्शन सी। By selling 33 liters of milk, one gains the selling price of 11 liters. Find the gain percentage. Find the gain in percentage. तब यहाँ पर अगर देखा जाए 33 लीटर्स में वो गेन कर रहा है आपका 11 लीटर्स, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो 33 माइनस 11 इक्वल्स टू, और यहाँ पर गेन उसके कितना लिखा हुआ है, तो गेन लिखा हुआ है आपका 11। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 200, 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन को, अ शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर फॉर 22,000 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, इफ इट डिसाइड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। एक बार आपको जब कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा उसके साथ आप प्रॉफिट ऐड कीजिएगा 18%, उससे आपको क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। चलिए अगले सम को देखते हैं। If the cost price is 95% of the selling price, then what is the profit percentage? देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, ये 100। तो कॉस्ट प्राइस मुझे क्या बताया गया है, ये 95%। मतलब मैं कोई सामान 95 में खरीदता हूँ तो उसे 100 में सेल करता हूँ, तो मेरा गेन या फिर प्रॉफिट जो है वो क्या है 5। अब मुझे कहा गया है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा मेरा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 5 से करेंगे तब 19, 19/100 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट कुछ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
If someone sells an item for the cost of rupees 1200 with a loss of 25%, at what cost she should have sold it to get a profit of 30%? If someone sells an item for the cost of 1200 with a loss of 20%. अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस है आपका, सॉरी सेलिंग प्राइस है आपका 1200, यहाँ पर लॉस लिया गया है आपका 25%, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 बाई 100 माइनस 25 इंटू प्राइस 1200, 4 3 3 रिक्वेस्ट। कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस था आपका 1600 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो प्रॉफिट अगर उसे चाहिए 30%, तो उसे करना होगा 130 बाई 100 इंटू 1600, 0 कट गया, तो ये होगा 13 इंटू 16 इंटू 13। इससे मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 प्लस 3, इसका मतलब हो गया 160 प्लस 16 इंटू 3, 60 से 80, 3 1 से 348, इसका मतलब हो रहा है 208 और यहाँ पर 0। ऑप्शन नंबर सी। A seller mixes 26 kg rice, price of rice of rupees 20 kg with 30 kg of different variety of rice of rupees 36 kg. Sells both the mixed rice at rupees 30 kg. What will be the profit percentage? तो यहाँ पर आपको मिक्सचर और एलिगेशन के फॉर्मूलाज याद हो तो आप आसानी से कर सकते हो, और मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा इक्वेशन याद नहीं करना पड़े। तो फिर 26 kg ऑफ राइस, इसका प्राइस है आपका 20 kg, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 26 इंटू 2, 6 2 से 12, 2 2 से 56, 560 रुपीज़, और 30 kg ऑफ 36 30, ये हो जाएगा 6 3 से 18, 3 3 से 9, मतलब 108, 1080। तो फिर मैं टोटल प्राइस कितना हो रहा 0 6 और 8 अगर देखा जाए 14 1 5 और 1 6 1640, और टोटल में कितना राइस बेच रहा है 20 प्लस 30, टोटल राइस 30 kg और 26 kg, मतलब 56 kg। तब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो होगा 1640 बाई 56। इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फिर ये 4 से जा रहा है, 4 4 से 16 10, ये अगर देखा जाए 4 1 से 4 116, ये 7, ये गया तो 2, 205। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लगता है कैलकुलेशन में कुछ गलत किया। ये है आपका 520, जब ये है आपका 520, 8 2 10 0 1 5 और 1 is 6, 1600, ये हो जा रहा है आपका 1600, 1600 बाई 56, 1600 बाई 56 अगर करें तो फिर 400, ये अगर काटे तो फिर 1 16 4 4 से 7,
तब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस है 200/7 और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? तो फिर 30। अब मुझे बताया गया है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज, यहाँ पर दिया गया है मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जब होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है दैन द कॉस्ट प्राइस। तो फिर प्रॉफिट देखने के लिए मैं करूँगा 30 माइनस 200/7। तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा? ये 210, ये 200/7 इक्वल्स टू 10/7। तो 10/7 जो है वो है मेरा प्रॉफिट। 10/7 है मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालूँ तो प्रॉफिट 10/7 बाई सी पी कितना? 200/7 इंटू 100। 7 और 7 यहाँ से कट जा रहा है, 200 0 0 2 से ये कट रहा है। प्रॉफिट हो गया मेरा 5%। ऑप्शन ए। द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज? ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया। एक को आप 100 मान लीजिए, दूसरा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25, प्रॉफिट हो गया 75। फॉर्मूला लगा लीजिए। मोहन buys a second-hand television at rupees 7,500 and spends rupees 500 on its repair. Later, he sells it at a cost of rupees 9,000. How much profit does he get? अब मोहन के लिए देखिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है। तो उसने टीवी खरीदा 7,500 का, प्लस 500 रुपीज़ का उसने मरम्मत किया, तो फिर उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा टीवी के लिए 8,000। बाद में वो बेच देता है उस टीवी को फॉर 9,000। तो उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ उसको 9,000 माइनस 8,000 मतलब 1,000। हाउ मच प्रॉफिट? यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज होगा। हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज ही गेट? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी 8,000 इंटू 100। 1000 और ये कट रहा है, फिर 8 और 100 का अगर देखा जाए तो फिर ये 4 2 सर 8, 25/2 इक्वल्स टू 12.5। अब हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सम्स। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अ सम ऑफ ₹2,000 yields ₹180 विद सिंपल इंटरेस्ट इन 9 मंथ, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मुझे दिया गया है प्रिंसिपल जो कि आपका 2,000, यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 180 और यहाँ पर मुझे टाइम दिया गया 9 मंथ्स। 9 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करूँ तो फिर 9/12। ओके, अब मुझे निकालना है कि रेट क्या है। तो मैं फार्मूला में इसको पुट करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/100। तो सिंपल इंटरेस्ट 180 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2,000 इंटू R इंटू 9/12। 100 100 0 0 कटते हैं, फिर ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 4, कितना आएगा 5 4 से 20, 3 और 180 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60। 5 और 60 12, तो रेट आ जाएगा आपका 12%। ऑप्शन डी। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज on rupees 1,500 for 3 years is rupees 13.50. The difference between the rate of interest is okay. यहाँ पर भी पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1,500। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो मेरा सेम रहेगा 1,500 फॉर द टाइम ऑफ 3 years। तो इनमें डिफरेंस दिया गया 13.50। तो यहाँ पर पी रेट मान लेता हूँ 8 मंथ इंटू टाइम है 3/100 इक्वल माइनस 1,500 इंटू 8 2 इंटू 3/100 इक्वल्स टू 13.5।
जो दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया गया है कि 13.5 का है। सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है उसमें 13.5 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। तो हम लोग R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, इधर से अगर मैं पॉइंट ऊपर करूँ तो ये भी आ जाएगा 100। तो इससे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1500 इंटू 3 मैं लिखता हूँ 4500 इंटू R1 माइनस 4500 इंटू R2 इक्वल्स टू 1350। तो 4500 जो है उसको मैं कॉमन लेता हूँ, फिर R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 1350। R1 माइनस R2 अगर देखा जाए तो 1350, जीरो से जीरो यहाँ पर कट रहा है और 9 5 से 45, 5 2 से 10, 5 2 से 10 30, 7 5 से 35, ये हो जाएगा 30, 9 3 से 27, फिर कटे 3 10। तो R1 माइनस R2 कितना आ रहा है 3/10 इक्वल्स टू 0.3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और बाकी अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और लेक्चर का जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिका क्लास में मिल जाएगा। वहाँ से आप सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरे जो PYQ है उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।